नमस्कार। इस दिल से के एपिसोड में हम कुछ ऐसी बात पे चर्चा करेंगे और ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो मैं समझता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा शख्स है जो चुनाव के नतीजे को बदल सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे और जल्दी ही बताएंगे वो कौन है। लेकिन उसके पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहता हूं। वो ये है कि हिंदुस्तान की राजनीति का नक्शा कुछ सालों में बदल चुका है। चाहे केंद्र की सरकार हो या भाजपा की राज्य में सरकार हो, उनका मकसद एक रहता है कि किसी तरीके से चुनाव जीता जाए, कोई भी षड्यंत्र इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव जीता जाए। और सबसे पहले तो वो संस्थाओं का कब्जा करते हैं, मीडिया तो कब्जा कर चुके हैं, और फिर वो जो खास राजनीतिक लोग हैं विपक्ष के, उनके ऊपर केस दर्ज करते हैं, अक्सर झूठे होते हैं, और ताकि वो कचहरियों में जाते रहें, अपनी बेल कराते रहें, उनको जेलों में बंद भी किया जाता है और प्रेशर भी डाला जाता है कि आप अपना रवैया बदलिए। तो आपने देखा होगा कहीं भी हो, अगर कांग्रेस की सरकारें हों प्रदेशों में, तो उनके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ केस चलाए जाते हैं, और राज्य में सरकारें हों तो जो ऑपोजिशन लीडर हैं वहाँ के या खास ऑपोजिशन के लोग हैं, उनके खिलाफ झूठे केस दर्ज किए जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शासन और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज, जो पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज शासन के इशारे पे चलती हैं। झूठा केस बनाना हो तो बन जाएगा, और केस अगर नहीं भी दर्ज होना हो, उस लायक नहीं भी हो, तो फिर भी दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी, फिर निश्चित रूप से उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और झूठ बयान लेकर एक चार्जशीट भी फाइल हो जाएगी। पर वो लड़ता रहे इतनी देर में। जो नीचे की अदालतें हैं, हमने देखा है, तो वो तो अक्सर कन्विक्ट ही करती हैं। क्यों कन्विक्ट करती हैं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। लेकिन ऐसे ही राजनीति में ऐसा बदलाव आया है कि लोकतंत्र को बहुत भारी खतरा है, और हम दिल से के एपिसोड में कुछ ऐसी बातें आपसे, कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करेंगे, कुछ कानून के किस्से आपको कुछ एपिसोड्स में दिखाएंगे और उसकी असलियत आपको बताएंगे, ताकि आपको भी ये ज्ञान हो जाए कि किस तरह से हमारी राजनीति चल रही है। तो जिस शख्स के बारे में जो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही अहमियत है उनकी उत्तर प्रदेश में, वो हैं आज़म खान साहब। आपका आज़म खान साहब बहुत स्वागत है। मुझे ये जानकारी नहीं थी कि आप वकील भी थे। आपने 1974 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लॉ भी पास किया, और आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी रहे, आप एएमयू के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि आप इमरजेंसी में आप जेल भी गए। फिर आपने हमेशा वकील के नाते गरीब तबकों के लिए लड़ाई लड़ी, लेबर राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी, रिक्शा वालों के लिए लड़ाई लड़ी, आपने बीड़ी वर्कर्स के लिए लड़ाई लड़ी, आपने टेक्सटाइल लेबरर्स के लिए लड़ाई लड़ी। फिर आप जब पॉलिटिक्स में आए तो आप तो फाउंडर रहे समाजवादी पार्टी के, सुना है आप फाउंडर रहे मुलायम जी के साथ। और इस बीच जब आपने 10 बार रामपुर में चुनाव भी जीता, 10 बार, कहने की बात ज्यादा होंगे क्योंकि बीवी भी जीती। अच्छा, ओके। और बेटा भी जीता। बेटा भी जीता। उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं एमपी भी हुआ। एमपी भी बने आप। तो इस तरह 13-14 राज्य सरकार में आप बहुत अहम मंत्री भी रहे 4 बार। हाँ, तो आपने मतलब कि आपका जो राजनीतिक जीवन है वो मैं समझता हूँ कि मेरी उम्र से ज्यादा है। आपकी उम्र से ज़्यादा तो आप वैसे 1980 से लेकर 92 तक आपने कई पार्टी बदली भी? नहीं, कोई नहीं बदली।
पहले आप जनता पार्टी में नहीं थे? मैं जनता पार्टी में था। हाँ। उसके बाद जब वो टूटी तो हम तो चौधरी लोकदल में चरण चले सिंह गए? चौधरी चरण सिंह साहब के फिर ग्रुप जनता के। दल में गए? फिर जब जहाँ जहाँ मुलायम सिंह जी गए वहाँ वहाँ। हाँ, जो भी ना, तो पार्टी तो बदली ना। फिर आप एक बार एसपी में आए तो उसके बाद आपने कभी नहीं बदली? नहीं, एसपी का तो मैं फाउंडर मेंबर ही रहा। जी हाँ। और जब बेगम हजरत महल पार्क में एक बहुत तारीखी सम्मेलन हुआ जिसमें समाजवादी पार्टी बनने का ऐलान हुआ, तो उसका संविधान भी मैंने ही रखा था। अच्छा। और उस दिन मैंने बताया था कि मेरी अपनी ज़ाती हैसियत क्या होगी पार्टी में और हिंदुस्तान में। जिस तरह कभी मौलाना मोहम्मद अली जौहर से ये पूछा गया कि आपका मज़हब क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं पहला मुसलमान, मैं दूसरा मुसलमान और मैं आखिरी मुसलमान। लेकिन अगर कोई मुझसे मेरी वतनियत पूछेगा तो मैं कहूँगा मैं पहला हिंदुस्तानी, मैं दूसरा हिंदुस्तानी और मैं आखिरी हिंदुस्तानी। जी हाँ। ये मैंने अपनी हैसियत उसी दिन वाज़े कर दी थी कि मेरे जीने का तरीक़ा ये होगा, ताकि समाज ये जान ले कि अगर उन्हें मेरे ख़यालात से इत्तेफाक हो तो मुझे वोट करें और ना हो तो ना करें, क्योंकि सबको अपने अकायद पर कायम रहने का हक़ संविधान भी देता है और हर शख्स का मज़हब भी देता है, हमारा समाज भी देता है। कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं करता। जी हाँ। मैंने पार्लियामेंट में जो पहली तकरीर की थी उसमें यही कहा था कि अगर कोई नाराए तकबीर अल्लाह अकबर इसलिए कहे कि पड़ोस में सोचते हुए बच्चे उड़ जाएं और दहशत फैल जाए, तो मैं कहूँगा कि ये इस्लाम का नारा नहीं है। लेकिन अगर कोई हर हर महादेव का नारा भी लगाएगा दहशत फैलाने के लिए, तो मैं कहूँगा ये धर्म का नारा नहीं है। तो इस सोच को लेकर हमने समाजवादी पार्टी बनाई थी। आपने फिर यूनिवर्सिटी भी, जौहर यूनिवर्सिटी भी बनाई? सब वो तो दरअसल ऐसा हुआ कि मैं, जैसे आपने शुरू में फरमाया कि मैं लेबर मूवमेंट में भी रहा, और जब पहली सरकार बनी तो मैं लेबर मिनिस्टर भी रहा और मैं बीड़ी वालों के साथ बैठता था। दरअसल हमारी लड़ाई फ्यूडलिज्म के ख़िलाफ़ थी। जी हाँ। और मज़दूर थे हमारे यहाँ, या तो बीड़ी बनाते थे या रिक्शा की इंडस्ट्री थी, यानी रिक्शा चलाने वाले इतने ज़्यादा थे। जी हाँ। जी हाँ। मुझे याद है कि एक मौके पर जब मैंने बीड़ी मज़दूरों की हड़ताल कराई तो 30 दिन से ज़्यादा हड़ताल चलने के बावजूद भी भूखमरी फैल गई, लेकिन मालिकों ने उजरत नहीं बढ़ाई। मैंने जब उनसे रिक्वेस्ट करी कि एक पैसा, उस ज़माने में एक पैनी होती जी थी, हाँ, होती थी। एक पैनी बढ़ा दीजिए, तो मालिक ने कहा कि हम बढ़ा तो देते, लेकिन इस पैनी बढ़ाने से मज़दूर की हिम्मत बढ़ जाएगी। इत्तेफाक यूँ हुआ कि जब अगला इलेक्शन हुआ, सरकार बनी और मैंने उन्हीं मालिकों से 45 रुपया बढ़वाए थे अरे वाह। मजदूरी के। और इनकलाब ये था कि जहाँ बीड़ी की ब्रांचेस होती थी, जहाँ बीड़ी बनती थी, वहाँ तंबाकू, पत्ता, गंदगी सब कुछ होता था। वो झाल कहलाता था जिस पर वो बैठते थे, और मैं वहीं बैठकर उनके साथ चाय पीता था। वहीं से मैंने लड़ाई शुरू की थी। तो वो जब एमपी साहब वोट मांगने आते थे तो उसे झाड़ते थे कि गंदगी झड़ जाए, लेकिन वो इतनी धूल होती थी कि नवाब साहब को बहुत सी छींकें आती थी और उन्हें बैठना पड़ता था। और नहीं बैठते थे तो लोग कहते थे आपको वोट क्यों देंगे, आजम भाई यहाँ बैठते हैं, आप क्यों नहीं बैठेंगे। और आखिरकार वो हारे भी, उन्हें हराया भी हमने ही। रिक्शा हमारी यहाँ इंडस्ट्री थी। अब पिछली सरकार में जब मौका मिला तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ही था कि रिक्शों को बदलकर हम सरकार की तरफ से ऑटो रिक्शा देंगे, और पूरे उत्तर प्रदेश में हमने रिक्शे लेकर ऑटो रिक्शा दी थी, क्योंकि वो एक तीर चुभा हुआ था गुर्बत का मेरे दिल में। उसे निकालने की कोशिश की। टेक्सटाइल मिल की हड़ताल हुई, महीनों हड़ताल चली, लेकिन किसी घर का चूल्हा नहीं बुझने दिया मैंने। मैं चंदा मांग कर लाता था। और यहाँ तक आप, यानी ये बड़ा तारीख़ी वाक़या है कि मैं एमएलए था उस वक्त। चौधरी चरण सिंह साहब का उस ज़माने में बड़ा बड़ा नाम था। जी हाँ। लेबर मूवमेंट के बड़े दुश्मन हुआ करते थे वो। मैं उनका बड़ा चहीता था। मेरा टिकट कट गया था, मैं एक इलेक्शन हारा भी हूँ। जी हाँ। तो जब मैं उनसे मिलने के लिए गया तो मुझसे बोले क्यों, आप तो हारे हैं। मैंने कहा नहीं साहब, मैं
बहुत कम वोटों से 1100 वोट से हारा हूँ। बोले नहीं, आपकी तो जमानत जब्त हुई थी। मैंने कहा नहीं साहब, ये तो बात गलत है। तो बोले नहीं, तुम झूठ बोलते हो। मैंने कहा साहब, हम तो हंसी में भी कोई झूठ नहीं बोलते। तो उन्होंने अपना चश्मा उतारा, जैसे मैंने लगा रखा है ऐसी था, चश्मा उतारा और कहा अपने पीए से ज़रा वो इलेक्शन कमीशन की किताब लाओ, ये झूठ नहीं बोलते हैं साहब। वो किताब उन्होंने देखी और जितने वोट मैंने बताए थे, मैं 1100 कुछ वोट से हारा था नवाबों से, और इसलिए हारा था कि मैं बहुत छोटा था। मैं समझता था मैं शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ रहा हूँ, तो ये जो देहात है इससे मेरा क्या लेना देना, जबकि 40% वोट वहाँ था। उस ज़माने में ना मोबाइल थे ना टीवी था, स्टेंसिल से दीवारों पर छापा जाता था, हैंडबिल साइकिल से हम बांटा करते थे, ये वो ज़माना था। तो जब उन्होंने देखा तो कहा अच्छा, जिलाध्यक्ष झूठ बोल गया। एक साहब थे जिलाध्यक्ष, जिनकी बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी थी। अब पीए से कहा कि उस झूठे को पार्टी से निकालो, अध्यक्ष पद से हटाओ, और आज के बाद पाबंदी है घुसे का नहीं वो यहाँ। मुझे बी फार्म ए फार्म दोनों मिला, मैंने चुनाव लड़ा, मैं जीता। और जब जीत कर आया तो मैंने कहा कि साहब मेरी एक दरख्वास्त है आपसे कि जब मैं आपसे मिलने आऊँ तो आप ये समझ लें कि मैं बस से आऊँगा और सिर्फ आपसे मिलने आऊँगा, आपको सलाम करूँगा, आप जवाब देंगे ठीक है, नहीं देंगे तब भी वापस चला जाऊँगा। तो उनका ख़ास इंस्ट्रक्शंस थी कि जब आज हम आएंगे तो मुझसे मिलवाओगे। एक दिन जब मिलने गया मैं तो मुझसे बोले कि बड़े कमज़ोर हो रहे हो। मैंने कहा हाँ साहब, वो बड़े डरते डरते मैंने कहा कि वो टेक्सटाइल की मज़दूरों की हड़ताल चल रही है और मैं ही उसे चला रहा हूँ, मालिक वीके श्रीवास्तव है, वो पैसे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो बोले अच्छा भाई हम भी कुछ। मैंने कहा साहब चंदा इकट्ठा करने में बड़ी मेहनत लगती है, कुछ हम भी दे दें। मैंने सुन रखा था कि ये तो लेबर मूवमेंट के बड़े दुश्मन हैं। तो मैंने कहा साहब आप चंदा देंगे? हाँ हाँ भाई देंगे। 1980 में उन्होंने एक रकम बताई जिसे मेरे कान कबूल नहीं किए, और मैंने कहा साहब ज़रा फिर फरमाएंगे आपने क्या बताया? भाई 25,000 हम भी दे देंगे। वो आज के 25 लाख से भी शायद ज़्यादा है। वो 25,000 में छोटा सा ब्रीफ केस लेके जाता था जिसमें एक जोड़ा कपड़े होते थे, उसमें रखे। लेकिन उस वक्त लोग थैला छीन कर भागते नहीं थे। तो मैं बस से आया और वो पैसा लगाया मैंने, उसमें से तकरीबन 11,000 कुछ रुपए बच गए। ये पैसा वो बड़े मुबारक हुए वो पैसे। हड़ताल तय हो गई और 45 रुपए की मांग थी हमारी, 47 रुपए दिए गए। लेकिन मालिक की ये शर्त थी कि इसका ऐलान आप नहीं करेंगे, नवाब साहब करेंगे। मैंने कहा मज़दूर को मिल जाए, नवाब साहब भी कर दें। ऐलान उन्होंने किया था। तो जब ये पैसे मैं वापस लेकर आया तो मुझसे दफ्तर में सब ने कहा कि भाई इसमें का बेवकूफ़ पहली बार आया है। हमारी पेशी हुई चौधरी साहब के सामने, वो फर्श लगा था, होता था, चादर बहुत गाँव तकिए, बहुत हसीन पर्सनालिटी थी उनकी, लंबी चूड़ीदार पाजामा, शेरवानी, सफ़ेद टोपी। बोले क्यों, कैसे आए? मैंने कहा साहब वो आपके पैसे बड़े मुबारक साबित हुए, हड़ताल का फैसला हो गया, हमारे हक़ में हुआ और ये पैसे बचे हैं। भाई क्यों लाए? भाई तो हमने तुम्हें दिए थे। मैंने कहा नहीं साहब आपने मुझे नहीं दिए थे, हड़ताल को दिए थे। तो बोले अच्छा भाई देखो ये वापस तो लेंगे नहीं। मधुलिमा जी का बाई इलेक्शन चल रहा था, तो बोले इनकी तरफ से डोनेशन में शामिल कर लें पैसा। तो इस तरह गरीबों से जुड़ा रहा और वो एहसास आज भी मेरे अंदर जिंदा है। लेकिन आपने स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी की और इमरजेंसी में सुना है कि आप जेल भी गए। जी मैं तो पौने उसके 2 बारे साल में बताएंगे रहा। कुछ? पौने 2 साल रहा। दरअसल एक बहुत बड़े आदमी थे, वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हुए थे, यूनुस खान साहब, मोहम्मद यूनुस खान साहब। हाँ वो जानते हैं, सब लोग जानते हैं। अब वो अफ़गानिस्तानी पठान थे। मेरे नाम में पता नहीं बड़ों ने खां क्यों लगा दिया था, ये तो मुझे नहीं मालूम। लेकिन हाँ उनका मालूम है कि वो वाकई नस्ली पठान थे। उस साल कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी मेंबर था, यूनियन का सेक्रेटरी होने के नाते, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का, एकेडमिक काउंसिल का मैं भी मेंबर था। AM खुसरो वाइस चांसलर हुआ करते थे। मीटिंग हो रही थी और उस साल मुसलमान बच्चे बहुत बड़ी तादाद में बड़ी अच्छी परसेंटेज लेकर आए थे। वो एक इत्तेफाकी साल था।
मैं चाहता था कि यूनिवर्सिटी के इख्तियार में था, सेक्शंस बढ़ा दिए जाएं। यूनुस खान ने उसकी मुखालिफत की। स्टूडेंट्स ने पूरा कैंपस घेर रखा था, हज़ारों स्टूडेंट थे। डर ये था क्लैश ना हो जाए। तो मैंने वीसी से कहा कि इस मसले को हल कर लीजिए, आपको सिर्फ एक मीटिंग बुलाना है और मसला हल हो जाएगा। आप फर्स्ट क्लास जिन की आई है उनको दाखिला दे दीजिए, आप कोई सिफारिश मानिए मत। तो यूनुस खान ने कुछ हल की बात कही, तो जाहिर है हल की बात का भारी जवाब देना ज़रूरी था। वो नाराज़ हो गए। चंद रोज़ पहले ही हमने यूनियन में उनको इस्तकबालिया दिया था, लाइफ मेंबर बनाया था। तो सबसे पहले तो ज़ाहिर है पठान आदमी थे, उन्होंने लाइफ मेंबरशिप से इस्तीफ़ा दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया। बस वो सरगंजा हुआ कि चील कौवों को हमारा सर मिल गया। उसी वक्त इमरजेंसी लग गई और यूनुस खान साहब ने हमें गिरफ़्तार कराया और गिरफ़्तारी भी बहुत शानदार हुई, बहुत शानदार गिरफ़्तारी हुई। कितने साल रहे आप जी? मैं साहब 2.25 साल तकरीबन रहा। पहले अलीगढ़ जेल में रहा, अच्छा। DIR में जब मेरी ज़मानत हो गई, और उन्होंने मुझे गिरफ़्तारी के बाद एक ऐसी कोठरी में रखवाया जिसमें, वो कोठरी मेरे नसीब का हिस्सा बनी हुई है, जिसमें सुंदर डाकू रहता था जिसे बाद में फांसी हुई थी। तो बड़ी तकलीफ़देह कोठरी थी, ज़मीन के अंदर थी और 24 घंटे में थोड़ी देर निकाला जाता था। पेशाब पखाना भी, एक कुंडली उसमें राख पड़ी होती थी। और ये मेरे 2 दाढ़ें नीचे और 2 दाढ़ें इधर की बिल्कुल नहीं है। मुझे आज भी खाना खाने में बहुत तकलीफ़ होती है। जो नाश्ते में हमें चने दिए जाते थे या मुझे, वो इतने सख्त होते थे कि चना नहीं टूटता था, दाढ़ टूट के निकल जाती थी। तो 20 दिन बाद मेरे लिख कर देने पर कि मैं अंधा हो जाऊंगा यहाँ के अंधेरे से, तब मुझे बैरिक में शिफ्ट किया गया। और ये भी एक अजीब बात है कि इल्ज़ाम क्या था आपके खिलाफ? सब देशद्रोह का था। तो उस समय क्या देश, आप तो स्टूडेंट थे, देश मैं LLM फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट था, यूनियन का देश द्रोही सेक्रेटरी हुई था। अब ये तो यूनुस खान साहब बता सकेंगे या उस वक्त की सरकार बता सकेगी। बाद में फिर जब DIR में ज़मानत हो गई तो मीसा सर हुआ हम पर, और मीसा जब हुआ तो जाहिर है माँ तो माँ होती है। माँ जब मिलने के लिए आई तो एक बड़ा सा मिरर आया, एक रूम में पहले से उन्हें बैठा दिया गया, एक रूम में मैं था, और मिरर में माँ को दिखा दिया गया और माँ को मुझे दिखा दिया गया। जाहिर है ये वो लम्हे थे। एक तो ये वाक़या बड़ा दर्दनाक ज़िंदगी में गुज़रा, और एक जब इस बार मैं रामपुर जेल से बीवी को वहीं रोक लिया। पिछली बार हुआ ये था कि हम तीनों को सीतापुर जेल भेजा गया था, तो मैं और अब्दुल्ला दोनों एक छोटी सी कोठरी में रखे गए और बीवी को ज़नानी बैरिक में भेज दिया गया। लेकिन थे एक जेल में तो थोड़ा इत्मीनान था कि महफूज हैं। लेकिन इस बार सरकार ने ये तय किया कि ये तीनों एक जगह थे तो मिल लेते थे, लाओ इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन टुकड़ों को भी मुंतकिल कर दिया जाए। तो बीवी को वहीं रोका और हम दोनों को बाहर लाया गया जेल से। रात के 3:30 बजे हमें सोते से उठाया गया। अब ये लम्हे ऐसे हैं, अगर जिसके औलाद होगी उसे दर्द होगा मेरी बात से। फिर जब मेरे लिए अलग गाड़ी और एक बहुत बड़ी सी गाड़ी में अब्दुल्ला को जब कहा, तो मैंने पूछा अधिकारियों से कि भाई ये आप क्या कर रहे हैं, मेरे साथ भेजिए, आप कहाँ लिए जा रहे हैं, अलग अलग कैसे? तो उन्होंने कहा नहीं साहब आप अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे, इनकी अलग जेल है, आपकी अलग है। तो मैंने पूछा मैं कहाँ की जेल में हूँ और ये कहाँ? उन्होंने कहा ये आपको रास्ते में या पहुँच कर पता चल जाएगा। मैं सुन रहा था जेल में कि एनकाउंटर्स हो रहे हैं और बहुत दिल में अजीब सी कैफियत हुई। और उस वक्त जब हम दोनों गले मिलके जुदा हुए तो मैंने कहा बेटे ज़िंदगी रही तो मिलेंगे और नहीं मिली तो ऊपर मिलेंगे। मुझे लगता नहीं था कि हम मिल पाएंगे। और लेकिन वो रात ये जब हुआ और अगला दिन बहुत सख्त गुजरा था, जब तक ये मालूम नहीं हो गया कि वो जिंदा है।
ये बताइए कि ये सब आपके खिलाफ जो होने लगा ये 2017 के बाद हुआ जी क्योंकि जब सरकार बदली और नई सरकार बनी उत्तर प्रदेश में तो ये सब मुकदमे आपके खिलाफ किए गए। और मैं कुछ देख रहा था कि एक मुकदमा किया गया कि आपने जो अली जौहर यूनिवर्सिटी है उसने किसानों के ज़मीन पे कब्जा कर रखा है। 4.25 बीघा ज़मीन, हाँ मुझे मालूम है, 4.25 4.25 बीघा ज़मीन और 27 दावेदार एक ही परिवार के। जी हाँ जी हाँ। मैंने उन्हें बुलाया और मैंने उनसे कहा कि भाई आपकी जहाँ ज़मीन है आप ज़मीन पर कब्जा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा हमें तो मालूम नहीं। मैंने कहा भाई मुझे भी मालूम नहीं। ये तो रेवेन्यू ऑफिसर ने एफआईआर लगाई जी, रेवेन्यू ऑफिसर ने एफआईआर लेकिन उस दर्ज पर की। क्रिमिनल धाराएं, हर चीज़ में, सिविल मैटर्स में, सब में क्रिमिनल धाराएं लगाई गई। मुर्गी चोरी करूंगा नहीं, वो मैं? तो बात की बात है, इसमें मैं आप कुछ उसमें मैं अर्ज करूं आपसे कि जब मैंने उन्हें बुलाया फिर मैंने उनसे कहा कि भाई पैसा ले लो, जो रेट उन्होंने लिया है वो ले लो, तुम्हें ज़मीन नहीं मिल रही, मुझे भी नहीं मिल रही, लेकिन मेरी जान बख्शी कर दो, पैसा ले लो। तो उन्होंने कहा अगर पैसा लेंगे तो डीएम मार डालेगा। पैसा भी नहीं लिया उन्होंने। नहीं, लेकिन जो इसमें खास बात जो ये है कि जो एफआईआर हुई वो तो एक हुई ना कि भाई इन लोगों की जमीन नहीं आपने नहीं नहीं ले सर, ली। 27 नहीं, वो लोग। बाद में एक एफआईआर इसने लिखाई रेवेन्यू ऑफिसर ने, फिर उन हर किसान को बुलाया गया कि तुम अपनी सेपरेट जी, एफआईआर जी, लिखो। 27। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, शायद आपको तो मालूम होना चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दर्शकों को बतानी ज़रूरी है कि ये एफआईआर ये वाकई है 2006 का जी और एफआईआर हुई 2019 में। जी जी कानून ये कहता है कि अगर किसी को किसी चीज़ की शिकायत हो तो वो तुरंत एफआईआर करेगा। तो किसी की ऑब्वियसली कोई शिकायत नहीं थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं। हम जानते हैं, मैं तो इसीलिए दर्शकों को कुछ बात बताना चाहता हूँ। तो ये एफआईआर 13 साल बाद हुई जी और उसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि कब हुई ये, 13 जुलाई 2019 में पहली हुई जी 4:56 पे, फिर 13 जुलाई 5:47 पे, फिर 14 जुलाई 1:21 पे, फिर 15 जुलाई 11:14 पे, फिर 16 जुलाई को 1 2 3 4 5 6 7 8 एफआईआर हुई और उसका टाइम है 22:22, दैट मीन्स 10:22, फिर 10:34, फिर 10:44, फिर 10:42, फिर 11:02, फिर 11:11, फिर 11:18। मतलब कि 13 साल के बाद इन किसानों को उसी टाइम ख्याल आया कि हमें 8 एफआईआर उसी दिन उसी जगह करनी है। क्या ये अमलन संभव है ये संभव हो कि ही नहीं सकता। मिनटों के अंदर एफआईआर लिखी जाएं? इसका मतलब कि इन लोगों ने, इसीलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा और था। एक चीज़ और शायद आपकी इत्तला में हो कि एक ही क्राइम नंबर, हाँ, एक ही क्राइम नंबर, एक थाना अलग, दूसरा थाना 7 किलोमीटर दूर, बिल्कुल और फासला सिर्फ 2 मिनट का। बिल्कुल, और हाँ बिल्कुल 2 मिनट का फैसला। तो ये तो आप फर्जी काम है। अब ये फर्जी एफआईआर भी आपके खिलाफ केस चल रहा है। सारे मुकदमे फर्जी हैं, एक भी अगर सच्चा तो होता। दुश्मनी क्यों आपके खिलाफ? सब कुछ तो मेरे अंदर होगा, इतने साल रहा। लेकिन एक बात है, जी हाँ, इन सारे मुकदमों के बावजूद कमीशन खोरी का, रिश्वत का, बेईमानी का एक भी दाग नहीं है इस दामन पर, एक भी मुकदमा नहीं है। हाँ, मैं मुर्गी ज़रूर चोरी कराई, मैंने वो भी खुद नहीं की। अगर खुद करता तो मुर्गी तो मिल जाती, वो भी मैंने चोरी कराई। नहीं, उसमें तो सब मुकदमों में 120, दैट इज कंस्पिरेसी आपके खिलाफ लगा। 21 साल की सजा, 21 साल की सजा, 36 लाख रुपए जुर्माना, जी हाँ सिर्फ एक मुकदमे में। जी हाँ। मुझे तो कुदरत से कई लाख साल की उम्र मांग के लाना पड़ेगी। अजीब व गरीब आपके खिलाफ हो रहा है, या क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस लिए हो रहा है? सब हमारे साथ तो बहुत से चीफ मिनिस्टर्स रहे। मैं इतने लंबे अरसे विधानसभा में रहा, मैं आज भी सीनियर मोस्ट वहाँ का रहा हुआ एमएलए हूँ, लेकिन सभी इस कदर अच्छे वास्ते ताल्लुकात रखते थे। हाउस के अंदर बड़ी सख्त बयानी होती थी और मेरा तो आलम यह था, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी है, कि जब मैं बोलता था तो सुई की आवाज़ भी सुनाई देती थी।
अपोजिशन के लोग भी मेरी तकरीर सुनते थे कि मैं क्या कह रहा हूँ। बाहर निकलकर मुझसे चीफ मिनिस्टर्स कहते थे, भाई नाराज़ तो नहीं हो, ये रिश्ते होते थे हमारे। 1980 का दंगा हुआ या मुरादाबाद में, विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर, ओपनिंग स्पीच मेरी, और क्या आलम था। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था उस दिन, हेडलाइन थी, ए हार्ट रेंडिंग स्पीच इन उत्तर प्रदेश विधानसभा। मुझसे मैं जब तकरीर करके बैठा तो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी खड़े हुए और बोले, आपने जो कुछ कहा है बिल्कुल सही है, ये आप रिकॉर्ड से चेक कर सकते हैं। या मैं मुजरिम हूँ, मेरी सज़ा तजवीज़ कीजिए। मैं एकदम खड़ा हुआ और मैंने कहा कि आपकी सज़ा ये है, और बल्कि शुरू मैंने यूँ किया कि ये आपकी शराफत और जमहूरियत की जीत है कि एक मुख्यमंत्री अपने जुर्म का इकरार कर रहे हैं और अपनी सज़ा पूछना चाहते हैं। तो सिर्फ आपकी सज़ा ये है कि आप अभी अपने इस्तीफे का ऐलान कर दीजिए। तो पूरा हाउस रूलिंग पंजों पर खड़ा हो गया, हाउस एडजर्न हो गया, मैं बाहर आ गया। लेकिन बाहर निकलते ही हाथ मिलाया, या जो करवाहट जो आज बनी कुछ हुई नहीं, है, तसव्वुर नहीं। बल्कि हम तो अपनी जेबों में पर्चे रखते थे, किसी के ट्रांसफ़र का, किसी की बीमारी का। हाउस में लड़ाई, और बाहर जैसे चीफ मिनिस्टर निकले, उन्होंने हाथ बढ़ाया, हमने हाथ में 2 पर्चियाँ दे दी, वो उसी वक्त काम हो जाता था। तो लड़ाई का तो हमें फ़ायदा होता था, क्योंकि उस वक्त नफ़रतें नहीं थी, हिकारत नहीं थी, एक दूसरे को जलील नहीं करते थे, बर्बाद नहीं करते थे। आज एक और किस्सा है आपके बारे में, एक आरोप लगा है और उसका भी वाक़या 2016 का है, और एफआईआर हुई 2019 में, जिसमें कहा गया कुछ लोगों ने कि आपके लोगों ने, आप नहीं, आपके लोगों ने आके उनके घर ढा दिया, ठीक है, जी साहब, घर मगर ध्वस्त कर दिया। 4 नवंबर 2016 को, 16 को, उससे पहले ज़मीनों पर सरकार ने कब्जे लिए। मेरा गुनाह यह है कि मैं वज़ीर था, जी हाँ, सरकार ने कब्ज़ा लिया, कब्ज़ा लेने में भी कुछ वक्त लगा होगा। उस पर मल्टी स्टोरी बहुत बड़ी इमारत बनी गरीबों के लिए, आसरा कॉलेज, आसरा योजना। यस, आसरा नाम भी मेरा ही रखा हुआ था। अच्छा, 1.5 साल तो लगा होगा। जी हाँ, फिर उसका अलॉटमेंट हुआ, जी हाँ, 4 तारीख को अलॉटमेंट हो गया, लोगों ने कब्जे भी ले लिए, जी हाँ, और 6 तारीख को एफआईआर होती है कि साहब आज हमारे मकान तोड़कर उससे पायल, खंडवे और मुर्गी चुरा ली गई। लेकिन जब अदालत में वो डब्बे खोले गए, चोरी एफआईआर में है कि सोने की पायल, चांदी की पायल, सोने की चूड़ियाँ, सोने के बुंदे, लेकिन जब डब्बे खोले गए तो एक डब्बे में एक सामान निकला, फिर एक के बजाय 2 डब्बे आए अगली तारीख पर, 2 में सामान निकला, फिर 2 का घटकर 1 हो गया, और सामान वो निकला जो ये सड़कों पर बिकता है, वो मसूई वाला, उसमें किसी में सोने और चांदी का कोई आइटम नहीं। लेकिन प्रोसिक्यूशन में सुना है उन्होंने वहाँ जो मैप रखा वो किसी और जगह का मैप था कि यहाँ घर दूसरी बना, जगह का वहाँ दूसरी लगा दिया, और हाई कोर्ट ने उस पर बहुत बुरा माना, जी हाँ, जी हाँ। बहुत बुरा माना। तो ये जो केस हैं लगभग 94 केस, इनमें सबके नहीं आप साहब, 114। नहीं, वो तो पुराने कुछ है ना, जो ख़त्म भी हो गए, विड्रॉ भी हो गए, वो भी उन्होंने बीच में लगा दिए हैं। लेकिन अभी जो केस लाइव हैं, रीओपन करें ना फिर वो, हाँ हो सकता है, लेकिन 94 केसेस हैं, उसमें से आपको सभी में बेल रखी है, सब फिलहाल तो सब में बेल है। वो तो आप ही तो देखा है। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उसमें आप क्या करते हैं कि जब बेल हो जाती है तो एक और सेक्शन वो आईपीसी का लगा देते 3 धाराएं बढ़ा दी बढ़ा ताकि मैं देते। रोक लिया जाऊं। मैंने तो बंधा हुआ सामान खोल लिया था, फिर रहना है। तो इसके पीछे आपके कोई तो आप में ख्याल आता होगा कि इसके पीछे क्यों हो रहा है ये सब। देखिए, पहले हम एक दूसरे की सियासी मुखालिफत करते थे, जी हाँ, जनता में अपनी बात कहते थे, जनता वोट देती थी। अब ऐसा नहीं है। अब सरकार चलाने वाले वोट मांगते नहीं हैं, वोट छीन लेते हैं। जी हाँ, पूरे मोहल्ले सील कर दिए गए, घरों में बाहर से डंडेला लगाकर ताले डाल दिए गए, लाठी चार्ज हुआ, दरोगा लोग तमंचे लेकर दौड़े। कौन वोट डालने निकलेगा?
अब इस तरह की नफ़रतें, डराया जाता है, धमकाया जाता है, रिश्तेदारों को प्रताड़ित किया जाता है। अब मेरा छोटा सा शादी घर था, वो मेरी बच्चों की रोज़ी रोटी का, जिस दिन शादी होती थी पुलिस चली जाती थी कि साहब एक तिजोरी चोरी हुई है, उसकी तलाश कर रहे हैं। बाराती भाग जाते थे, मुझे पैसे वापस करना पड़ते थे, लिहाजा वीरान हो गया। तो इस तरह से माशी मार भी हुई। अब ये मुकदमा जिस तरह से हम लड़ रहे हैं आप जान सकते हैं। मैं घर बेच रहा हूँ तो कोई घर खरीदने नहीं आता। मैंने पूछा क्यों नहीं खरीद रहे हो? बोले भाई आपसे कौन खरीदेगा, और मार डालेगी पुलिस हमें कि आपने क्यों खरीद लिया इसका मुजरिम का घर। एक केस जौहर यूनिवर्सिटी पे भी था कि भैया कोई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कोई मशीनें थी, वो क्या केस था ज़रा बताइए। सब वो ये कहा गया कि एक मशीन बरामद हुई। कौन सी मशीन, किस किस्म की? ये जो धूल साफ करती है, अच्छा, छोटी मशीन थी। और उसके नेक्स्ट डे जो चेयरपर्सन थी, जिनके शौहर आज भी अजहर अली खान जेल में हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मशीन? जी, रामपुर म्यूनसिपल। रामपुर म्यूनिसिपल। ये कहा कि ये म्यूनसिपल बोर्ड की एक पब्लिक के आदमी से, जो पुलिस का मुखबिर है, उससे FIR कराई गई कि नगर पालिका की एक मशीन है जो यूनिवर्सिटी में है। हमसे कोई मतलब नहीं, अगर आप कोई चीज़ लाकर रख देंगे तो हम कोई जिम्मेदार थोड़े ही हैं। पुलिस लगी हुई है यूनिवर्सिटी गेट पर, पुलिस का पहरा है, मैं जेल में हूँ, तो मैं कहाँ से रख दूंगा लाकर। वेरी नेक्स्ट डे चेयरपर्सन का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि नगर पालिका की जितनी मशीनें थीं उन सब की मौजूदगी है, उन सब की ये रसीदें हैं, मौके पर आप देख सकते हैं। ये मशीन इस नंबर की हमारे यहाँ कभी आई ही नहीं, ना ये हमारी है जिसे आप हमारी कह रहे हैं। इनको पता कैसे चला कि ये मशीन यहाँ है? साहब तो गैब का हाल है, उनको मालूम रहता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। उनको ये कि कोई दो लड़के कुछ जुआ खेल रहे थे, उनको पकड़ा गया। वो बच्चे तो बेचारे ताश खेल तो रहे मैं बता रहा हूँ, वो ताश खेल वो रहे थे, ताश खेल रहे वो जी, पकड़े गए। जी। उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने ये बात बताई कि अरे इस साहब, जगह पे ये जमीन, इस जमीन पे ये मशीन है। ना उन्होंने कहा, वो तो पुलिस जो चाहे लिख मैं ये ले। कह रहा हूँ ना। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ कब्र खोदी गई और ये मशीन कब्र में अच्छा, आप ये डाल बताइए। दी गई और उसकी काट दिया गया मशीन को। अब कौन बैठेगा मैंने मशीन जब काटने? अपना दामन फैलाया तो सोने चांदी से भर गया, नोटों से भर गया। मैंने उससे अपने लिए सोने चांदी के कंगन नहीं खरीदे। इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाने वाला इतना घटिया काम करेगा? नहीं, वो मशीन काटेगा कहाँ से, काटेगा कैसे? साहब वही तो बताएंगे। तो बर्डन ऑफ प्रूफ तो उन पर है, लेकिन बताना मुझे पड़ रहा है। पर ऐसे केस में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, आपको बेल नहीं मिल रही, अदालत बेल नहीं दे रही, अदालत सुनवाई नहीं करती, अब होगा क्या? आपको एक मज़ेदार मुकदमा और आपके पास आएगा। मैं चौथी बार वज़ीर हूँ, जेड सिक्योरिटी है मेरे पास। बीवी मेरी उस वक्त एसोसिएट प्रोफेसर थी। वज़ीर रहते हुए, बीवी सर्विस में होते हुए, जो शख्स बीड़ी सिगरेट नहीं पीता है, मैंने शराब की दुकान लूटी है जनाब। अच्छा। और 16,900 रुपया गले से चोरी किया मैंने और मेरी बीवी ने। माय गॉड। उस डकैती में भी मुलजिम है साहब। रोइए जार जार क्या और कीजिए हाय हाय क्यों। तो ये इस बीच आपने, क्योंकि आप कितनी अरसे जेल में रहे और खैर मुकदमे तो हम लोग लड़ते ही रहे, लेकिन आप समाजवादी पार्टी के साथ क्या बातचीत रही इन 2-4 सालों में? अच्छा, इसमें बेचारे मेरा क्या कर सकते थे? मेरी क्या मदद कर सकते थे सिवाय इसके कि मेरे लिए दुआ करते, मेरे लिए बयान देते। वो बयानात मेरे हक़ में आते रहे, वो लोग मुझसे जेल में मिलते रहे। अभी अखिलेश जी ने कहा कि ये सारे बेकसूर और सारे फर्जी मुकदमे आप जी, कई बार कह चुके हैं कि हम ये वापस लेंगे, लेकिन मैं चाहूँगा ये कि जब भी कभी सरकार आए तो उस हद तक मेरा दामन बेदाग हो, मैं मुजरिम की हैसियत से हाउस में न जाऊँ। जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे कोई एक और भी मुकदमा आपके खिलाफ चला कि भाई 2004-5 में या बाद 19 साल बाद FIR हुई। हाँ, वो तो खैर मालूम है कि आप अपनी गाड़ी से जा रहे थे, उस समय आप मिनिस्टर थे, तो किसी ने गाड़ी रोक ली तो आपने बदतमीजी की और आपने बदसलूक किया अधिकारियों के साथ, पुलिस अधिकारियों। मैं अर्ज करता हूँ वाक़या
गालिबन ये दिसंबर का आखिरी दिन था और नए साल की शुरुआत थी। किस साल की बात हो रही है ये? मुझे एग्जैक्टली सारी याद नहीं। तन्हाई की इतनी रातें गुजारी हैं 5 बरस एक कोठरी में कि याददाश्त पे बहुत असर पड़ा है। अमीर आलम खां हमारे साथ मिनिस्टर थे और मुझे पार्टी ने, मुलायम सिंह जी ने पार्टी की तरफ से गाड़ी दी हुई थी पजेरो। तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, मैं पीछे बर्थ पर लेटा था। अब्दुल्ला बहुत छोटा सा था, इतना सा होगा। ये आगे बैठा था तो बच्चों की तरह ये उचक कुचक कर देख रहा था। एक रात पहले सीआरपी के गेट पर फायरिंग हुई थी। कहा गया था कि आतंकवादियों ने हमला किया। वहाँ एक साहब एसएसपी थे, उनसे जाहिर है जब हम राजनीति में हैं तो अधिकारियों से तो हमारी लड़ाई होगी ही। वो जो फैसले लेंगे उसके खिलाफ हमें उनके कुछ करना है, वरना फिर हमारी ज़रूरत क्या है। वो मुझसे नाराज़ थे। फिर वो डीआईजी हो गए थे। मुझे कुछ नहीं मालूम बैकग्राउंड में क्या है। पजेरो अपनी रफ्तार से चली जा रही है। मुजफ्फरनगर जाना था, मुझे 10-11 बजे तक पहुंचकर वलीमे में शरीक होना था कि एकदम अब्दुल्ला ने मुझे उठाया कि बब्बा बब्बा उठिए, देखिए देखिए बड़ी बड़ी पुलिस है, बड़ी पुलिस है। मैंने देखा कि कतार में पुलिस खड़ी है और सब राइफल्स बिल्कुल ताने हुए हैं। अच्छा। और इस तरह रोड ब्लॉक की है कि गाड़ी निकल सके। यानी आपको अगर लगाना है ब्लॉक करने के लिए तो आप पूरी सड़क रोकेंगे, लेकिन इस तरह लगाया कि गाड़ी निकल सके। उनका ख्याल ये था कि मैं मिजाजन थोड़ा सख्त आदमी हूँ इन मामलात में, तो मैं रुकूंगा नहीं। अच्छा। और जब रुकूंगा नहीं तो उनके पास जवाज़ होगा फायर ओपन करने का। मैंने गाड़ी रोक ली, शीशा उतारा। एक समखान करके ही इंस्पेक्टर थे, उसके छजलैट थाना मुरादाबाद ज़िला, नंगा रिवॉल्वर हाथ में खुला हुआ उनके, मेरे सीने पर उन्होंने तान कर कहा कि गाड़ी से उतरिए। अच्छा। तो मैंने कहा भाई कसूर तो बताइए। तो उन्होंने कहा रेडियोग्राम है ये, और ये रेडियोग्राम ये था कि काले रंग की डार्क ग्रीन कलर की गाड़ी थी कि काले रंग की गाड़ी आ रही है रामपुर की तरफ से, जिसमें आतंकवादी भी हो सकते हैं। वैसे यानी मुझे मारने के लिए क्या जस्टिफिकेशन था। लिहाजा मैं उतरा और मैंने ड्राइवर से कहा कि बच्चे को लेकर खेतों में दूर चले जाओ ताकि अगर फायरिंग हो तो बच्चा बच जाए। और मैं सड़क के पास फुटपाथ थी, फुटपाथ के पीछे जो ज़मीन थी वहाँ मैं पालथी मारकर बैठ गया। मैंने कहा नहीं, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। जोहर की नमाज से लोग बाहर निकल रहे थे। उन्होंने जिसने भी देखा, अरे आज़म भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे? मैंने कहा भाई रोक लिया है। वो लोग जमा होने लगे और काफ़ी लोग हो गए। सारे एमएलएज मुरादाबाद के आ गए, फिर डीएमएसपी दोनों आए। अच्छा। और फोटो है कि उन्होंने मुझसे कहा कि साहब इससे गलती हुई, ये आपको पहचाना नहीं। अच्छा। मैंने कहा नहीं साहब, इसने तो मेरा नाम लेकर मुझसे पूछा, लेकिन फिर भी आप क्या चाहते हैं? बोले हम चाहते हैं कि आप चले जाइए, इसकी गलती है, इसने आपको गलत रोका। वो मैंने सबसे कहा कि भाई मामला ख़त्म हो गया, आप जाइए, मैंने आपको बुलाया भी नहीं था। सारे लोग चले गए और मैं इस ख्याल से कि शाम हो गई है, वलीमा ख़त्म हो गया होगा, मैंने कहा चलो यार दिल्ली चल रहे हैं, एक दिन आराम करेंगे और फिर रामपुर आएंगे। यूपी भवन गया, वो कमरे में जैसे ही टीवी ऑन किया, पट्टी चल रही थी आज़म खां पर, फला फला धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। उसमें साहब सज़ा हो गई मुझे, मेरी मेंबरशिप चली गई। हाँ, मुझे मालूम है। और देखिए मेरी मेंबरशिप अभी हुक्म हुआ, उसी वक्त इलेक्शन कमीशन ने सीट वैकेंट डिक्लेयर कर दी। बस तुरंत और ही 5 घंटे बाद नया इलेक्शन डिक्लेयर कर दिया। मुझे मालूम है। मगर साहब ऐसा भी हुआ है इसी देश में, कभी होता ही नहीं, लेकिन ऐसा भी हुआ है कि बड़ा नाम है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक गलती से मैंने ले दिया था, कि जब उनके खिलाफ ये फैसला हुआ तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए, वहाँ खारिज हुआ, हाई कोर्ट गए, वहाँ खारिज हुआ, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने तक ना तो एक्शन। आप आजम खां हो ना?
हाँ साहब, तो आपकी हैसियत है, आप आदम देखिए, खां हो। मेरा हक, आपकी वजह से उत्तर प्रदेश का चुनाव के नतीजे भी बदल सकते हैं। आपकी इतनी अहमियत तो है ना बिल्कुल, समाज में। आप मालूम, सबको मालूम है कि आप मुस्लिम कम्युनिटी मुर्गी के बकरी चोर, नहीं, किताब चोर, नहीं, किताब कौन चोर, मानता है? फर्नीचर आपने चोर। आपने गाय की जो घंटी होती है गले की, वो भी कहते हैं आपने चुराई। सब असल में दुख इस बात का है कि इतनी बड़ी ताकत वाले लोगों ने अपने स्तर के इल्जामात लगाए, मेरे स्तर के इल्जामात लगाना चाहिए थे। ये दुख है। और कौन से इल्जामात थे आपके खिलाफ? पायल चोरी, पायल चोरी कैसे, मतलब आपने नहीं की, वो किसी और ने की, मैंने कंस्पिरेसी कहा आपकी थी। पायल चोरी किसी करना। और ने की, लेकिन इसके जो दिमाग था, कंस्पिरेसी, वो आप थे। जी हाँ? सब मेरी। और वो एक पायल चोरी हो गई, और एक बकरी चोरी, जी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, भैंस चोरी, फर्नीचर चोरी। फर्नीचर चोरी। कहाँ रखते थे आप फर्नीचर? साहब, ये फर्नीचर जो चोरी का है, वो यूनिवर्सिटी का फर्नीचर है। अच्छा, मैं कलकत्ते जाता था अच्छा, वजीर रहकर, स्टेट गेस्ट रहता था। वो लाल बत्ती गाड़ी मिलती थी। वो मेरी कौम के गरीब लोग कबाड़ी थे, तो जब मैं जाता था तो आवाज़ें आती थी, अरे ननवा, अरे मुनवा, आओ आजम भाई आ गए, आजम भाई आ गए। और वहाँ कबाड़ का बहुत सामान लगा होता था, यूँ कि बड़ी बड़ी हवेलियाँ होती थी, वो टूट कर लोग मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे थे। तो कौड़ियों के दाम अलमारियाँ, मेज़ें, कुर्सियाँ बेच जाते थे, वो मैं जाकर ख़रीद लेता था। तो जो मेज़ मैं 200 रुपये में लाता था, अलमारी 200, 300, 400 रुपये में। वो ट्रकों की रसीदें हैं मेरे पास आज भी। अच्छा। तो फिर मैं लाकर उनकी मरम्मत कराता था, उन पर पॉलिश कराता था। आप आकर देखिए, कलकत्ता में बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं जो उन सामान को ख़रीद कर, जिस तरह मैं तैयार कराता हूँ उस तरह तैयार कराते थे। और जो अलमारी मैं 200 रुपये की ख़रीद कर लाता था, उसकी कीमत उस शोरूम में, क्योंकि वो टीक वुड की अलमारी होती थी, बेहतरीन कार्विंग, वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसी मेज़ें हैं मेरे पास, जिनकी कार्विंग देखकर आपको हैरत हो जाएगी कि ये हमने देखा ही नहीं था कहीं। ये साहब वो मैं लाता था, लाकर बनवाता था। वो पुलिस अपने ट्रकों में रखकर वो ले गई, मेरी किताबें ले गए और मुझे चोर बना। अच्छा, ये बताइए कि ये अली जौहर यूनिवर्सिटी जो आपने बनाई, इसके पीछे ख्यालात क्या थे और कब आपने बनाई? ये साहब जब मैं पढ़ता था तो अक्सर एक शेर वहाँ बड़ा मशहूर था कि चश्मे सैयद यानी सर सैयद, चश्मे सैयद निगरां है कि फिर उठे शायद कोई दीवाना अलीगढ़ के बेयाबानों से। तब दिल में ख्वाहिश होती थी, अल्लाह ये काम तो मुझसे ले ले। और हुआ भी यही कि सर सैयद की इस मिशन के बाद शायद मेरे अलावा कोई इस काम को नहीं कर सका। और ये काम कुछ इस तरह हुआ कि जब सर सैयद साइंटिफिक सोसाइटी उन्होंने बनाई, तब ब्रिटिश सरकार थी और वो बहुत करीब थे ब्रिटिश सरकार के। उन्हें खान बहादुर का लक़ब मिला, उन्हें सर का लक़ब मिला, और उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से एक कॉलेज बनाया। उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेची हॉल, विक्टोरिया गेट, SM नॉर्थ कहलाता है, बस वो इलाका बना था। और उनके इंतकाल के ग़ालिबन 24 या 25 बरस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे यूनिवर्सिटी बनाया। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को मदन मोहन मालवीय जी के गुजर जाने के 18 बरस के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाया। और जब सर सैयद बना रहे थे, एक तस्वुर और एक यूनिवर्सिटी का ही कॉन्सेप्ट था, उन्होंने ऑक्सफोर्ड देखा, कैम्ब्रिज गए, तमाम स्टडी करने के बाद इसे बनाया था। तो उन्हें सर का लक़ब मिला था। और जब मैं बना रहा था तब नारा लग रहा था, जो आज़म का सर लाएगा वही राम भक्त कहलाएगा। तो सर यहाँ भी था, सर वहाँ भी था। तो आप बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं? नहीं साहब, बहुत नॉमिनल फीस लेते हैं। हमारे स्कूल CBSE बोर्ड के स्कूल थे, और एक नवाबीन की इमारत थी जो बिल्कुल खंडहर हो गई थी। बहुत पैसा चंदा करके मैंने उसको बनाया था, वो भी गवर्नमेंट ने वापस ले ली। 99 ईयर्स लीज पर थी 2 इमारतें,
और बहुत तो लीज सस्ता। कैंसिल हो गई, वो स्टे भी हो लीज गया। कैंसिल हो गई और हमारा जितना सामान था वो भी नहीं दिया। फर्नीचर, कंप्यूटर्स, मेज, कुर्सी, पंखे, कुछ नहीं दिया। सब हमारा जब्त कर लिया गया, आज तक नहीं मिला। बार बार हम लिखते हैं, नहीं मिला। मेडिकल कॉलेज से हमारा बहुत सामान चोरी हुआ। जब कोविड सेंटर बनाया गया तो ये लिखकर नहीं दिया गया कि हमने किस किस चीज़ का कब्जा लिया और हम क्या सामान यहाँ दे रहे हैं। वरना तरीक़ा यह है कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर को एक जवाबी ख़त, एक हमारा, कि भाई हम इतना एरिया ले रहे हैं और इसमें ये सामान है, ये हमारे कब्ज़े में है और हमारा ये सामान है जो हम वापस लेंगे। कोई लिखत पढ़त नहीं हुई और बहुत कुछ लूट गया हमारा। कोई इन्वेंट्री भी नहीं हुई। कुछ नहीं हुई। मैंने अक्सर देखा है कि आपके मुकदमों में जो स्पेशल कोर्ट है, ये जो ट्रायल कोर्ट हैं, वो बेल तो आपको मिलती नहीं, कभी भी नहीं मिली शुरुआत में। हाई कोर्ट जाना पड़ता है, फिर हाई कोर्ट जाओ तो वहाँ भी कई महीने लग जाते हैं। बाजे दिन तो ऐसा हुआ है कि हमारी बेल पर बहस चल रही है और दौरान बहस ही ट्रांसफ़र का आदेश आ गया। दूसरे जज साहब आ गए, बहस जारी है, उनका भी आदेश आ गया, तो तीसरे जज साहब ने सुनी एक ही दिन में। तो हमारे साथ तो कुछ ऐसा हुआ है जो शायद मुग़लों के ज़माने में भी नहीं हुआ। अंग्रेज़ों ने किए जुल्म, शायद उससे कुछ मिलते जुलते या उससे बढ़कर हमने भी किए, लेकिन क़ैद में उन्होंने इतनी तकलीफ़ें नहीं दी होंगी जितनी तकलीफ़ें हमें दी। और नाजियों की जेल में भी शायद वो अब मुझे समझ नहीं आया कि आपको, देखिए चलिए, ये जो इल्ज़ामात आपके ऊपर लगे हुए हैं, ये कोई रिश्वत का नहीं है, कुछ को मर्डर नहीं है, इसमें 120B है, इसमें कोई आप मैंने आज तक कोई जानवर हलाल नहीं किया, बकरा भी हलाल नहीं किया, मुझसे होता ही नहीं। मुर्ग हलाल नहीं किया, खा तो लेता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि अगर यही स्थिति है तो आपको किस किस्म की जेल में रखा गया? साहब मुझे जेल में तो रखा ही नहीं, मुझे तो फांसी घर में रखा था। अच्छा, जहाँ फांसी दी जाती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में। ये खास मोहब्बत आपसे साथ क्योंकि ऐसी जगह आपको रखे, कोई बात तो होगी ना? आप क्योंकि एक बड़े मुस्लिम लीडर हैं, इसलिए आपको ख़त्म मेरे करना दामन पर कोई दाग नहीं है, यही मेरा गुनाह है। मैंने इस पैसे से यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, स्कूल क्यों बनाए? इस पैसे से मैंने अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में जायदाद क्यों नहीं ली, महल क्यों नहीं बनाए, मैं वहाँ क्यों नहीं चला गया? मैं पंक्चर जोड़ने वाले और बीड़ी बनाने वालों को, रिक्शा चलाने वालों को, उनके बच्चों के हाथों में कलम देकर साइंटिस्ट और डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता हूँ। इससे बड़ा गुनाह मेरा और क्या हो सकता है? जहाँ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दिया गया हो और बेटियों का स्कूल खाली करा लिया जाए, तो जाहिर है मेरा गुनाह तो है। मैं प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल की फ़ीस लेकर CBSE बोर्ड की डिग्री और सर्टिफिकेट देता था। मेरे स्कूलों का रिज़ल्ट सेंट मैरी और मोदी और दूसरे स्कूलों से बेहतर होता था। टॉपर्स मेरे यहाँ के ये ठेला चलाने वाले, रेहड़ी लगाने वाले, फल बेचने वाले के बच्चे और बच्चियों के होते थे। तो ये काम, इसीलिए तो हर चुनाव आप जीतते थे। काम तो मेरा गलत था। ये तो आपको फांसी घर रखा गया, किस हालात में रखा गया ये बताइए? 24 कोठरियाँ थी, उनमें सामान भरा था, सांप, बिच्छू, बिच्छखपड़े, और सारी रात लाठी लिए बैठे रहते थे, घर कमरे में न घुसाए। छोटी सी कोठरी थी पहले तो, उस कोठरी में हम 2 थे, मैं और अब्दुल्ला थे 23 महीने तक। और फिर जब ये ज़मानत पर आ गए तो इन्हें हरदोई जेल भेज दिया, मैं यहाँ दोबारा आ गया। तो बहुत छोटी सी थी, कोई खिड़की नहीं, कोई वेंटिलेशन नहीं, और बिल्कुल अकेला रहता था। किसी कैदी को, किसी अधिकारी को आने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर बहुत अच्छे थे, शायद ही उत्तर प्रदेश में कोई इतना नेक डॉक्टर हो, लेकिन हम एक हफ्ते वायरल बुखार में तड़पते रहते थे, लेकिन कोई दवा देने वाला नहीं होता था। तो अपने ही पास जो स्टॉक में दवाएं घर से कभी आती थी तो उन्हें लेकर ठीक हो जाते थे। और अब तो इतनी कमज़ोरी हो गई थी, 5 बरस तख्त पर लेटे लेटे, बैठे बैठे, क्योंकि टहलने की भी कोई जगह नहीं थी वहाँ, और वो इतना
ऊंची नीची ईंटें थी कि ठोकर खाकर गिर जाएं तो हड्डी टूट जाए। मेरी बीवी गिर ही गई थी जेल में तो उनकी हंसली टूट गई थी, बहुत दिन तक उनका इलाज हुआ जेल में। उनको क्यों जेल में रखा गया, भेजा सब गया? वो भी तो शराब की दुकान लूटी थी ना उन्होंने। उन्होंने भी शराब के दुकान? जी, और ये सब चोरियों में वो भी थी मेरे साथ। उनका भी मतलब 120B? जी सब जी वही। मतलब कि एक परिवार के ऊपर एक ऐसा हमला किया। मरी माँ पर मुकदमे हैं, कहाँ से लाऊं उन्हें? बड़ी बहन पर जो मेरी माँ से के बराबर होंगी, कई किताबों की राइटर हैं, प्रिंसिपल हेडमिस्ट्रेस से रिटायर हुई, उनको तो उनके घर के दरवाजे, शरीफ लोगों में आज भी दरवाजे खुले रहते हैं, तो पुलिस घुसी और उन्हें घसीट कर जीप में डालकर ले गई। पूरा मोहल्ला फिर थाने गया और उन्हें छुड़ा कर लाया। मेरे बड़े भाई जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर से रिटायर हुए, उन पर भी मुकदमा कायम हुआ, उनके बेटे पर हुआ, मेरे दोस्तों पर, साथियों पर, मेरे हमदर्दों पर हुए। और आज भी मेरा साथी जो जिस चेयरपर्सन के ज़माने में ये मशीन का वाक़या हुआ, उनके शौहर भी चेयरमैन रहे थे, वो आज भी जेल में हैं, अभी तक ज़मानत नहीं हुई उनकी। एक और भी मुकदमा है कि आपने वैक्यूअल लैंड का कब्जा कर लिया। सर मैं क्यों कर लूँगा, मैं क्यों कर लूँगा? दूसरे मैं तो ऐसी हैसियत में था कि अगर मैं जायज़ तौर पर करना चाहता तो जायज़ ही करता, और जो भी किया होगा जायज़ किया होगा, मैं क्यों करूँगा? और वो सारी ज़मीन वहाँ मौजूद है। हाँ मुझे मालूम। पूरी ज़मीन मौजूद है, बस ख़ता इतनी है कि उस ज़मीन के पीछे हमारी ज़मीन है। अगर मुझे मालूम होता कि ये ज़मीन का विवाद होगा तो शायद मैं वहाँ यूनिवर्सिटी बनाता ही नहीं। और ये गलती भी इसलिए हुई कि एक डीएम थे हमारे यहाँ, मेरी कबीले के थे, मेरी मज़हब के थे, उनकी जान ख़तरे में थी, तब मैं उन्हें डीएम बना कर ले गया था। वो बहुत विवादित थे, उन्होंने बहुत ज़्यादतियाँ की थी अपने डीएम रहते हुए प्रतापगढ़ में, उन्हें ले गया था मैं। उन्होंने सजेस्ट की थी ये ज़मीन कि यहाँ ले लीजिए, ये बाकी कस्टोडियन लैंड है, ये आपको अलाट हो जाएगी, मैं बहैसियत डीएम आपकी सिफारिश करूँगा। उन्होंने सिफारिश की और मैं इत्तेफाक से उस वक्त जब उसका आदेश मिल रहा था ज़मीन के अलॉटमेंट का, तो बम्बई के कस्टोडियन ऑफिस में मैं बैठा हुआ था। वो अधिकारी भी सिंह साहब थे, वो ऑर्डर टाइप हो रहा था, उस वक्त की कंप्यूटराइज मशीनें नहीं थी, तो सिंपल टाइपराइटर से ऑर्डर टाइप हो रहा था। उसी वक्त एक फैक्स आया उन्हीं डीएम साहब का, और कुदरत बेहतर जाने क्या करिश्मा हुआ कि उनका एक रेडियोग्राम आया मेरे बारे में कि ये तो बहुत ताकतवर आदमी है, राजनीति में इनका बड़ा दबदबा है और ये ज़मीन खाली नहीं करेंगे अगर इनको दे दी गई। चुनाचे उन्होंने कहा अधिकारी ने कि भाई अगर आदेश आने के बाद ये आया होता तो शायद मैं इसे न मानता, लेकिन अब मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता, और हम वापस चले आए थे। तो हमारे पास तो ना वो ज़मीन थी, ना वो ज़मीन है हमारे पास, ना हमें ज़रूरत है उसकी। तो इसके पीछे ऑब्वियसली जो सोच है वो केवल राजनीति की है कि आप जैसे विपक्ष के नेता को किसी तरीके से ख़त्म करना, उसके राजनीतिक जो फ्यूचर है उसको ख़त्म करना। कैसे? और अपने बेटे के फ्यूचर आप मेरे साथ चलिए, हाईवे पर चलिए, मैं कल का ही बता रहा हूँ, मैं तो इलाज के लिए आता हूँ बार बार दिल्ली। कल मैं एक गाड़ी बदलने के लिए गाड़ी से उतरा तो दोनों तरफ गाड़ियाँ रुक गई और अपनी गाड़ियों से उतर कर लोग आ गए, कोई हाथ मिलाने, कोई नमस्ते करने, कोई हाथ मिलाने, कोई सेल्फी लेने। आने वाले वर्षों में भी लोग आपका हाथ मिलाएंगे, इस हैसियत को तो सेल्फी लेंगे, आपको ये ख़त्म नहीं कर सकते, आप हिम्मत रखिए। और ये बात जनता तक पहुंचनी चाहिए कि किस तरीके से हमारी कानून की अवस्था है, किस तरीके से जो एक ही रक्षक है वो है अदालत। अगर हम सब फिल्मों में देखते थे और देखते हैं कि अदालतें बचाती हैं, जब अगर अदालत आम आदमी की हिफाजत नहीं करेगी तो इसका बड़ा भारी नुकसान हो सकता है, लोकतंत्र के लिए ही नहीं लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए जो हिंदुस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऑडियो वीडियो एविडेंस के बाद फांसी हो जाती है और फांसी लगने वाला मुल्जिम बरी हो जाता है अगर कोई एविडेंस सामने आ जाए।
मेरे बच्चे के बर्थ की एग्जैक्ट डेट का वीडियो मिल गया, हाँ मुझे मालूम है। उसकी फॉरेंसिक जांच हो गई, सारे बयानात हो गए। अब्दुल्ला गोद में है, अच्छा। बड़ा बेटा बराबर खड़ा है, मेरी बहन, सास और सारे सालियाँ वगैरह खड़ी हैं। अब्दुल्ला रोया तो माँ कह रही हैं, और ये सुनी गई आवाज़ कि देखो अब्दुल्ला रोया। तो क्योंकि जब पेट में था माँ के, तो मेरी बीवी ने दुआ की थी अल्लाह से कि अल्लाह अगर मेरे बेटा हुआ तो मैं उसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी। तो उसका तो पेट में ही नाम अब्दुल्ला था। मैंने अदालत में कहा, जज साहब ने कहा सरकारी वकील से, अरे भाई अब क्या रह गया? तो हम समझे कि हम शायद साबित करने में कामयाब हो गए कि पर इसमें तो फोर्जरी का केस बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपने थोड़ी ना बनाया है। नहीं साहब, हमसे क्या हाँ, मतलब? पासपोर्ट आपने थोड़ी ना बनाया है, तो क्या फोर्जरी से क्या मतलब है? बट हमसे क्या एनीवे, मतलब? ये एक दौर होता है आदमी की ज़िंदगी में जहाँ ऐसे मुश्किलें सामने आती हैं। लेकिन ऊंचे ऊपर की अदालतों से हमें बहुत राहत मिली, आपके ज़रिए मिली। हम बैठे ही शायद इसलिए हैं, वरना इस वक्त भी हम तख्त पर लेटे होते अपने। मैंने इसलिए आपको बुलाया था, लेकिन जो असलियत है ये देश की जनता को मालूम नहीं, और ये देश की जनता तक मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये केवल एक ही उदाहरण नहीं है। मेरे ख्याल से कई उदाहरण हैं हिंदुस्तान में जहाँ झूठे मुकदमे। पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे, मैं कितना बड़ा आदमी हूँ। हाँ हाँ, मैं गली में रहता हूँ, और जिस वक्त IT रेड हुआ है, दीवारें कूद कर आए हैं, उस वक्त भी 2-2 फीट पानी था घर में, बरसात का मौसम था। मेरे पास जनरेटर आज भी नहीं है। वो लोग कहते थे अरे इतना बड़ा नाम, वो दिखावे के लिए AC लगे थे, उनका AC चलाओ। मैंने कहा साहब आप चला दो। पानी नहीं था, बाल्टियां भर भर कर लाते थे, पैरामिलिट्री के लोग थे, उनके साथ फीमेल पुलिस भी थी। बड़ी बड़ी मशीन लेकर आए थे, जांचें करेंगे। नोट गिनने के लिए 8-10 मशीनें आई थी। सुनार लखनऊ से आया था मशीन लेकर, 11,500 मेरे पास, ना 3,500 मेरे पास। 11 अब्दुल्ला सबसे रईस निकले, 11,000 कुछ उसके पास। और मेरे बड़े बेटे की टेबल पे 500-600 रुपए थे, और बीवी के पास 100 ग्राम सोना था, क्योंकि सब कुछ खत्म हो चुका था हालात के तहत। तो वो अधिकारी इतने शर्मिंदा थे कि जब वो सर्टिफिकेट दे रहे थे तो मैंने कहा कि आप पर कोई इल्ज़ाम ना आ जाए, आप थोड़े दीवारें तोड़कर और देख लीजिए, और फर्श तोड़ लीजिए, आप पूरा घर गिरा दीजिए, मैं आपको लिख कर देता हूँ कि ना मैं कोई मुआवजा मांगूंगा, ना मैं आपसे शिकायत करूंगा, लेकिन आप मुझे इतने अच्छे लग रहे हो, मेरी वजह से आप पर कोई आँच ना आए, आप इस घर को बुलडोज़र मंगाकर गिरा दो। तो उनका बुलडोज़र तो यहाँ आ ही नहीं सकता, हमारी तो कार नहीं आ सकी, और हम जानते हैं क्या हो रहा है आपके साथ। चलिए आजम खान साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ आए और अपनी जो दर्दनाक कहानी है दर्शकों के सामने रखी। और देश की जनता को ये पता लगना चाहिए कि कानून की व्यवस्था क्या है। आज के दिन बहुत खतरनाक दौर से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।